हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप मेरे क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग का एनसीईआरटी होम साइंस क्लास 12th का पार्ट 1 का लेसन 1 कंप्लीट किया है। हम लोग कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, कंप्लीट किया है। 2 को भी छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा उसको बाद में पढ़ेंगे। आज लेसन नंबर 3 को हम लोग पढ़ेंगे, उसके मेन टॉपिक को समझेंगे, जानेंगे। और जो एनसीईआरटी की मेन लाइनें हैं, मेन चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग जल्दी देखेंगे और समझेंगे। इसके बाद फिर हम लोग अगली वीडियो में आज ही इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस करेंगे। और उस क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर सॉल्व किया कीजिए, ताकि आप लोग का ये एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो भी समझ में आ जाए। उसके साथ साथ क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं या बनेंगे, उसके आंसर्स कैसे बनेंगे, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। आइए देखते हैं हम लोग। और हम लोग के ये लेसन का नाम है, लेसन नंबर 3 है पार्ट 1 का, जन पोषण तथा स्वास्थ्य। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जन पोषण क्या होता है, उसके कार्यक्षेत्र क्या होते हैं, जन स्वास्थ्य की महत्व क्या होते हैं, पोषण समस्या के बारे में जानेंगे। पोषण संबंधी जो भी समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए क्या क्या हमें कार्य करने चाहिए, सरकारी क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हमें कैसे आहार लेने चाहिए, कैसे पोषण लेने चाहिए, किस तरीके से हमें रहने चाहिए, किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे जन पोषण तथा स्वास्थ्य में। अभी हम लोगों ने क्लास 11th की बुक नहीं पढ़ी है, क्लास 11th की बुक क्लास 12th की बुक को समाप्त करके पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग जन पोषण और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं। तो जन पोषण का जो महत्व है वो क्या है, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की सीधी लाइन लिखी हुई है कि जो पोषण का महत्व है उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है, या पोषण क्या है। पहले हमें जानेंगे कि पोषण क्या है या कुपोषण क्या है। तो ये सारी चीज़ें, पोषण संबंधी समस्याएं क्या है, उसके खतरे क्या हैं, सारा कुछ एनसीईआरटी में ये मेंशन है। और इन सभी लाइनों को आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े रहिएगा, इसको अपने दिमाग में बैठा रहिएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आप बहुत लोगों ने सीटेट का भी एग्ज़ाम दिया होगा तो देखा होगा कि एनसीईआरटी में सीधे लाइन ही उठा के दे दी जाती है। तो वैसे ही यहाँ भी हो सकता है, और आप लोग प्रूफ भी देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोषण का क्या महत्व है। तो पोषण का इसलिए महत्व है, हमें पोषण के इस क्षेत्र में विशिष्ट पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि इसलिए है क्योंकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कम से कम 50% बच्चे की मृत्यु का कारण कुपोषण होता है। तो 2026 टीजीटी में क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों के मृत्यु का कारण क्या होता है, या कुपोषण के कारण, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना था कि मृत्यु क्यों होती है, या ज़्यादातर मृत्यु किस कारण से होती है। जन्म के समय बच्चे का वजन कम होता है ऑप्शन था, पोषण स्थिति थी, और इन्वायरमेंट था। तो ऐसा क्वेश्चन बना था। हमारे देश में पोषण संबंधी समस्याओं के आंकड़े खतरे का संकेत देने वाली परिस्थिति को दर्शाते हैं। भारत में जन्म लेने वाले लगभग 1/5 यानी 5 में से 1 बच्चे कम जन्म भार वाले बच्चे होते हैं, अर्थात जन्म के समय उनका भार 2500 ग्राम होता है, यानी 2.5 किलोग्राम होता है। और भारत में जन्म लेने वाले लगभग 5 बच्चों में 1 बच्चे जो होते हैं वो कम जन्म भार वाले होते हैं, अर्थात जन्म के समय उनका भार 2500 ग्राम और 2.5 केजी से कम होता है। ये शिशु इस अक्षमता के साथ जीवन प्रारंभ करते हैं, जो उनकी विकासशील अवस्था में निरंतर कष्ट देता रहता है और उनकी प्रौढ़ अवस्था में भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
तो एक सामान्य बच्चे का औसत वज़न, जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसका औसत वज़न कितना होना चाहिए? तो उसका औसत वज़न होना चाहिए 2.5 जो किलोग्राम से 3 किलोग्राम। ये क्या है? औसत वज़न जन्म लेने वाले बच्चों का। इसे कुपोषित बच्चा नहीं माना जाता है, यानी 2.5 किलो का बच्चा है तो वो कुपोषण की स्थिति में नहीं आएगा। 2.5 किलो से 3 किलोग्राम का बच्चा औसत वजन का बच्चा होता है। इस लाइन को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि बच्चे का औसत वजन कितना होता है। और भारत में जन्म लेने वाले लगभग 5 बच्चे में से कितने बच्चे कम जन्म भार वाले होते हैं? सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों में वृद्धि मंदन व्यापक रूप से पाया जाता है और लगभग आधे बच्चे मध्यम और साधारण अल्पपोषण से ग्रसित होते हैं। तो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के विद्यालय पूर्व आयु के बच्चे यानी 6 वर्ष से कम के बच्चे, विद्यालय पूर्व अवस्था क्या होती है? वो 6 वर्ष की होती है। तो उससे कम आयु के बच्चे क्या होते हैं? उनकी जो वृद्धि होती है वो मंद होती है, यानी उनकी लंबाई के अनुसार वजन नहीं होगा, वजन के अनुसार लंबाई नहीं होगी, ना ही उनके शरीर का भार जितना होना चाहिए औसत उतना होगा। तो वो व्यापक रूप से पाया जाता है और लगभग आधे बच्चे मध्यम और साधारण अल्पपोषण से ग्रसित होते हैं। और जो आधे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? साधारण अल्पपोषण, यानी कम मात्रा के अल्पपोषण से ग्रसित होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बच्चों और प्रौढ़ों की बड़ी संख्या गंभीरता के विभिन्न स्तरों पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित है। सबसे अधिक महत्व वाले सूक्ष्म पोषक तत्व लौह तत्व, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयोडीन, फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 है। तो बच्चे और प्रौढ़ हैं जिनकी बड़ी संख्या में गंभीरता है, वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे भारत देश में ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित है। तो उसमें वो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो हैं लौह तत्व यानी आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयोडीन, फॉलिक अम्ल और विटामिन B12। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों से जो ग्रसित होने वाले लोग हैं वो उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। विटामिन पूछ देगा ऑप्शन में, विटामिन ए, विटामिन सी, लौह तत्व, आयोडीन। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों से विभिन्न स्तरों पर जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित लोग हैं वो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आपको याद रखना है, लौह तत्व, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयोडीन, फॉलिक अम्ल और विटामिन B12। यदि इन समस्याओं पर नियंत्रित नहीं किया जाता तो केवल शारीरिक वृद्धि पर ही नहीं प्रभाव डालती है, जिसके कारण वयस्क होने पर शरीर का कद छोटा रह जाता है, बल्कि ये मानसिक और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित कर सकती है। यानी जब पोषण स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो हमारे शारीरिक ही कुपोषण नहीं होंगे, शारीरिक कुपोषण ही नहीं होगा, वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मानसिक कुपोषण को भी बढ़ाता है और मानसिक और संज्ञानात्मक वृद्धि भी जो होती है, विकास भी होती है, वो भी प्रभावित होती है। ये सब मिलकर क्या करते हैं? जीवन की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैसे जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी, हम संज्ञानात्मक हमारे विकास ही नहीं होगा तो हमारे उत्पादकता क्या होगी? हम जो सोचेंगे क्या वो कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कुपोषण के कारण होता है। तो हमें कुपोषण से कैसे बचना चाहिए, कौन कौन से तत्व हमें ज़रूरी है, हमारा वज़न कितना होना चाहिए, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार अनुमान लगाया है कि कुपोषण के कारण उत्पादकता में क्षति जीवन भर की कमाई का 10% से अधिक होता है। जो विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि कुपोषण के कारण उत्पादकता में क्षति, यानी जो उत्पादकता, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम कुपोषित हैं, हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमें कितना होता है? जीवन का लगभग जितनी हम कमाई, मान लीजिए अगर हमें 100% कमाई करनी है या 90% हमें कमाई करनी है जीवन भर की, तो वो क्या कर पाएंगे हम?
10% की कमी पाई जाती है, यानी हम उसको 80% ही गेन कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, 90% नहीं अचीव कर पाएंगे। जैसा कि एग्ज़ाम में है ही है, अगर हम कुपोषित हैं, मेरा कोई वनडे एग्ज़ाम है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो अगर हमें वहाँ पे अपना 90% 80% हम दे पाएंगे, लेकिन अगर हम कुपोषित हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे 90% पूरा नहीं दे पाएंगे, वो 70% ही दे पाएंगे या 80% ही दे पाएंगे, वो 10% हमारा कम रहेगा। क्योंकि हम कुपोषण की स्थिति में है, तो जो हमारा दिमाग है, हमारा मानसिक संतुलन है, शारीरिक स्वास्थ्य है, वो मेरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। जितना हम कार्य करना चाहेंगे वो उतना करने नहीं देगा। और राष्ट्र के समग्र घरेलू उत्पाद में 2-3% होती है। इससे स्पष्ट है कि यदि हम कुपोषण का समाधान कर लेते हैं तो हम भारत के विकास का और आर्थिक वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। यानी कुपोषण की स्थिति में अगर हम सुधार कर लेते हैं तो भारत के विकास के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी सहायता मिल सकती है, और ये हमारा भारत क्या हो सकता है, शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। भारत में अधिक समस्या अल्पपोषण की है तथापि अतिपोषण की समस्या भी बढ़ रही है। धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी आहार पद्धतियों और जीवन शैली में बदलाव किया है। भारत क्या हो रहा है, इस समय दोहरा बोझ उठा रहा है, पोषण का दोहरा बोझ उठा रहा है। पहला तो अल्प पोषण और दूसरा अतिपोषण। भारत क्या कर रहा है, ये दोनों बोझ को उठा रहा है, अतिपोषण और अल्प पोषण दोनों का। तो अल्प पोषण तो है कि हम अब सही से डाइट नहीं ले रहे हैं, सारा कुछ सही से काम नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, समय पे खान पान नहीं हो रहा है, तो ये अल्प पोषण की स्थिति इससे बन सकती है। लेकिन अति पोषण क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पैदल कम चलते हैं, शारीरिक गतिविधियाँ कम करते हैं, खान पान में बदलाव कर दिए हैं, यानी हाई फैट खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, हमारे अतिपोषण की समस्या को बढ़ा रहा है। जैसे संसाधित खाद्य पदार्थ, तले खाद्य पदार्थ, स्नैक्स, पाश्चात्य खाद्य पदार्थ जैसे बर्गर पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे अतिपोषण की स्थिति बनती जा रही है। और क्या हुआ है, इसकी वजह से, ये सब खाने की वजह से जो हमारे दैनिक सेवन की आवश्यकता थी, जैसे हमें क्या करना चाहिए था, साबुत अनाज लेना चाहिए, दालों को खाना चाहिए, सब्जी और फलों का सेवन करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं। इस वजह से हमारा क्या हो रहा है, अन्य रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। अगर हम बहुत हाई फैट चीज़ें खा रहे हैं, बहुत कैलोरी की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, साथ साथ उच्च रक्तचाप भी बढ़ेगा, हृदय रोग बढ़ेगा, मधुमेह बढ़ रहा है, कैंसर हो रहा है, गठिया हो रहा है, ये सारे असंक्रामक रोग हो रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, अपना कुप्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर तो डाल नहीं रहे हैं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर भी डाल रहे हैं। तो ये देखिए, अगर हम अतिपोषण की स्थिति में होते हैं तो ये सारे रोग होने की संभावना होती है। अतिभार और मोटापा भी हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अतः कहा जा सकता है कि भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, अर्थात यहाँ अल्प पोषण और अतिपोषण दोनों ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यद्यपि चेचक जैसे संक्रामक रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन यह HIV एड्स जैसे नए रोग और क्षय रोग, यकृत शोथ, हेपेटाइटिस, मलेरिया जैसे पुराने रोग व्यापक रूप से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, चेचक चेचक जैसे संक्रामक रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस रोग पर पूरी तरीके से भारत ने नियंत्रण पा लिया है, तो वो है चेचक पे भारत ने नियंत्रण पा लिया। लेकिन HIV एड्स जैसे नए रोग, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, मलेरिया जैसे पुराने रोग व्यापक रूप से बढ़ रहे हैं। इन संक्रामक रोगों के अंतिम परिणाम उन लोगों के लिए बदतर होते जा रहे हैं जिनका सही पोषण नहीं होता है, अर्थात जो अल्प पोषित होते हैं और मोटापे, मधुमेह, HIV एड्स से जो ग्रसित होते हैं।
आइए अब पहले जानते हैं मूलभूत संकल्पना कि जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए यह पोषण संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए इन पोषक संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ व्यावसायिक जनसंख्या को प्रभावित करने वाले समस्याओं के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर सुनियोजित और बहुविषयक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। यह क्षेत्र बहुविषयक प्रकृति का होता है। तो सारी चीज़ें लाइन टू लाइन लिखी हुई है, इसमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन फैक्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा बच्चे का औसत वजन कितना होना चाहिए था, तो वो याद कर लीजिएगा। मेन सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से हमें कुपोषण की स्थिति का सामना करना पड़ता है, वो याद कर लीजिएगा। बाकी चेचक उन्मूलन का जो क्वेश्चन है वो याद कर लीजिए। तो ऐसे मेन फैक्ट जो है आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। बाकी बहुत इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको पढ़ के पूरा याद कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आइए देखते हैं अब पोषण समस्याओं से संबंधित कारक। तो पोषण समस्याओं से संबंधित कारक क्या क्या हो सकते हैं? आर्थिक कारक हो सकते हैं, कृषि नीति हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकता है, देखभाल सुविधाएं सेवाएं हो सकती हैं और उनकी उपलब्धता, उनकी पहुंच हो सकती है, सरकारी नीतियां हो सकती हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों तक विस्तारित हैं। तो पोषण समस्याओं से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? तो आर्थिक कारक हो गए, कृषि नीति हो गई, उत्पाद विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सेवाएं हो गई, राजनीतिक सरकारी नीतियां हो गई, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों तक विस्तारित है। ये क्या है? पोषण समस्याओं से संबंधित कारक हैं। भारत में पोषण संबंधी समस्याएं हमारे लिए अपने देश की पोषण समस्याओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। आइए इन पर संक्षेप में चर्चा करें। तो देखिए, पीईएम को जानते ही होंगे, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है? यह हर समाज में पाया जाता है, यहाँ तक कि विकसित और औद्योगिक देश में भी। यद्यपि इनमें विकासशील देश की अपेक्षा संख्या कम हो सकती है। यह ज़रूरतों की अपेक्षा अपर्याप्त भोजन लेने से होता है, अर्थात बृहद पोषकों अर्थात ऊर्जा और प्रोटीन का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण बच्चों को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रसित होने का खतरा अधिक होता है। यद्यपि बड़ी उम्र के लोगों और जो क्षय रोग, एड्स और रोगों से ग्रसित हैं उनको भी इस कुपोषण का खतरा रहता है। इसका निर्धारण मानवमितिक मापों, भार अथवा ऊंचाई द्वारा किया जाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है क्वाशियोरकर, दूसरा मरासमस। ये दो रोग होते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से। ये दो रोग होते हैं और ये ज़रूरतों की अपेक्षा अपर्याप्त भोजन लेने से होता है, ठीक। और ये क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है और मरासमस किसकी कमी से होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। ऊर्जा की कमी से कौन सा होता है और प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं परिणाम क्या हो सकते हैं। तो परिणाम कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु, ये सब क्या हो सकते हैं? परिणाम हो सकते हैं। तो लेकिन घरेलू और पारिवारिक स्तर पर अंतर्निहित कारण क्या हो सकते हैं कुपोषण के? तो क्या हो सकता है? भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता,
अपर्याप्त उपलब्धता, अपर्याप्त मातृ एवं शिशु देखभाल के तरीके, अपर्याप्त जल सफाई और स्वच्छता, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच। यह क्या है? घरेलू पारिवारिक स्तर पर ये सब कारण हो सकते हैं। अपर्याप्त और अथवा उचित जानकारी तथा महिलाओं, वृद्धजनों और बालिकाओं के प्रति भेदभाव, शिक्षा का निम्न स्तर, तो ये हो सकता है। अब इसका घरेलू और पारिवारिक स्तर पर हो सकता है। इससे क्या हो सकता है? व्यक्तिगत स्तर पर। अब आगे देखते हैं तत्कालिक कारण क्या हो सकता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर तत्कालिक कारण हो सकता है कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु, और रोग या संक्रमण। इसका परिणाम क्या हो सकता है? इन सब चीज़ों का परिणाम ये हो सकता है कि कुपोषण हो सकता है, कुपोषण की स्थिति बन सकती है, अक्षमता हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। और इन सभी के मूलभूत कारण क्या हो सकते हैं? तो इन सभी के मूलभूत कारण हो सकते हैं वास्तविक संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता, लिए जनशक्ति और वित्तीय संगठनात्मक सेवाओं का अस्तित्व और उनको संचालित तथा नियंत्रित करने का तरीका। अभी आप ऊपर बताए ही हैं, संभावित संसाधन, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सारे, तो ये सब क्या हो सकते हैं? मूलभूत कारण हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति अल्पभारी तब कहलाता है जब उसके शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम होता है, यानी बौनापन होता है। तब क्या अल्पभारी कहलाता है? जब शरीर की ऊंचाई आय के अनुरूप उपयुक्त होती ऊंचाई से कम होती है, जब भार का ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता है, तो इसे क्षयकारी कहा जाता है। तो क्षयकारी किसे कहा जाता है? अल्पभारी किसे कहा जाता है? ये दोनों टर्म को याद रखिएगा, और इन दोनों टर्म को क्यों कहा जाता है ये भी याद रखिएगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और कुपोषण की स्थिति क्यों थी, क्यों बन रही थी? तो पहला था प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, और दूसरा है देखिए सूक्ष्म पोषकों की कमी। तो यदि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो इसमें अन्य पोषक, विशेषकर सूक्ष्म पोषक जैसे खनिज और विटामिन की मात्रा कम होने की संभावना भी होती है। तो सूक्ष्म पोषकों की कमी, ऐसा नहीं कि अगर हम पूरा सिर्फ केवल सूक्ष्म पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर रहे हैं तभी हमें सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होगी, ऐसा नहीं। जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें सही से ग्रहण नहीं कर पाते हैं तब भी उसके साथ क्या होती है? सूक्ष्म पोषक की कमी हो सकती है। जैसे असूक्ष्म पोषकहीनता के लिए छिपी भूख जैसा शब्द का प्रयोग लाया गया है। ये TGT 2026 4 जून के पेपर में क्वेश्चन आया था कि छिपी भूख क्या होती है, किसकी कमी से होती है? तो छिपी भूख जैसा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? सूक्ष्महीनता के लिए, यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? छिपी भूख भी कहते हैं। जन स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य हीनताएं लौह तत्व, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक होती है। अतिरिक्त विटामिन B12, फॉलिक अम्ल, कैल्शियम, विटामिन डी और राइबोफ्लेविन भी होता है कि चिंता बढ़ रही। तो सूक्ष्म पोषक तत्व ये सारे हैं। अभी ऊपर भी मैंने बताया था और यहाँ भी है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से क्या हो सकता है, और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? छिपी भूख भी कहते हैं, या सूक्ष्म पोषकहीनता को क्या बोलते हैं? तो छिपी भूख कहते हैं। और ये TGT 2026 4 जून के पेपर में होम साइंस में आया था ये क्वेश्चन। अब देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व में पहला क्या दिया है? जैसे उसमें था लौह तत्व था, विटामिन A था, विटामिन D था, फॉलिक अम्ल था,
विटामिन B12 था, राइबोफ्लेविन था, ये सारी चीज़ें सूक्ष्म पोषक तत्वों की थी। तो उसमें से पहला हम लोग देखते हैं कि लौह तत्व आयरन की कमी से क्या क्या हो सकता है। तो लौह तत्व की कमी यह सबसे अधिक सामान्य पोषण विकार है, यानी उन सभी पोषणों में सबसे अधिक क्या है, लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। होने वाली अरक्तता या फिर कोई सबसे अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिससे बीमारी हो सकती है, तो क्या है, आयरन है। तो आयरन है, यह विकसित तथा विकासशील दोनों देशों में व्याप्त है। इसके प्रति संवेदनशील व गर्भ धारण करने वाली कम आयु वाली महिलाएं, किशोर बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं और विद्यालयी आयु वाले बच्चे हैं। लौह तत्व की कमी से अरक्तता तब होता है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना काफ़ी कम हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। लक्षण हीमोग्लोबिन के कम होने की दर पर निर्भर करता है, चूँकि शरीर में ऑक्सीजन के पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। अतः किसी भी शारीरिक परिश्रम में से सांस फूलने लगती है और व्यक्ति थकावट की शिकायत करता है। तो जो लौह तत्व की कमी से होने वाले जो रोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित या संवेदनशील वर्ग कौन है, तो वो है गर्भधारण करने वाले, कम आयु की महिलाएं, किशोर बालिकाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, विद्यालय आयु वाले बच्चे हैं। और लौह तत्व की कमी से अरक्तता तब होता है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना काफ़ी कम हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर भी कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन के कम होने पर क्या होता है, जो हमारे ऑक्सीजन को सप्लाई करने का कार्य हमारे शरीर में हमारे ऑक्सीजन को सप्लाई करने का कार्य आयरन ही करता है। आयरन जब नहीं रहेगा या कम बनेगा या उसकी बनने की क्षमता कम हो जाएगी तो फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य भी तो कम हो जाएगा। जैसे हमारे शरीर में पूरे तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हम कोई कार्य करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें थकान ही होगी। तो फिर क्या होने लगता है, हमें थकान महसूस होने लगता है कोई कार्य करते हैं तो ये आयरन की कमी से होने वाले अरक्तता, कमी से अरक्तता या फिर दोष या फिर पोषण विकार, जो भी आप लोग समझ लीजिए, ये होते हैं। आप लोग इनको याद रखिएगा। और इसके लक्षण क्या है, तो लक्षण है सामान्य पीलापन, आयरन की कमी होगी तो आपका शरीर में पीलापन होगा, नेत्र श्लेष्मा, जीव, नख परतों और कोमल तालू में पीलापन, बच्चों में संज्ञानात्मक क्रियाएं, एकाग्र रह पाने की अवधि, स्मरण शक्ति, ध्यान केंद्रित करना बुरा तरीके से प्रभावित हो जाता है। यानी जो बच्चे की संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। तो लौह तत्व की कमी से ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब दूसरा देखिए, विटामिन ए एवं डी। विटामिन ए की कमी से देखिए क्या होता है। विटामिन ए की कमी से स्वस्थ उपकला एपिथेलियम सामान्य दृष्टि वृद्धि रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाती है। यदि उस सही उपाय नहीं किए तो यह पूर्ण अंधता में भी परिवर्तित हो जाती है। और साथ ही विटामिन ए कमी से क्या होता है, संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक कम हो जाता है, शरीर की वृद्धि पूरी तरह प्रभावित होती है। विटामिन ए की कमी संक्रमण के बीच दुष्कर्म होता है। विटामिन ए की कमी छोटे बच्चों के अंधेपन का मुख्य कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, सामान्य दृष्टि दोष होता है और स्वस्थ उपथला यानी एपिथेलियम ऊतक क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और क्या होता है, पूर्ण अंधता में जब रतौंधी होती है वो बाद में क्या हो जाती है, अगर उसका सही ट्रीटमेंट ना हो तो वो पूर्ण अंधता में परिवर्तित हो जाता है और शरीर की वृद्धि भी पूरी तरह से प्रभावित होती है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले लक्षण जो हैं ये सारी चीज़ें हैं और छोटे बच्चे में अंधेपन का भी कारण बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगला है आयोडीनहीनता विकार, IDD। आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीनहीनता विकार सामान्य मानसिक और शारीरिक
वृद्धि एवं विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीनहीनता विकार एक पारिस्थितिक परिघटक है जो अधिकतर मृदा या मिट्टी में आयोडीन की कमी से होती है। भारत के राज्य जहां आयोडीनहीनता विकार पाए जाते हैं उसमें क्या है, हिमालय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। ठीक है, तो आयोडीनहीनता विकार अक्सर किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो होते हैं जहाँ पाए जाते हैं भारत के राज्य जहाँ पाए जाते हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और जो अधिकतर मिट्टी में आयोडीन की कमी होती है फिर वहीं से फिर शुरुआत हो जाती है आयोडीन की कमी होना, और उसके बाद फिर किसी को गोइटर बनने लगता है, थायराइड ग्रंथि फिर मतलब थायराइड ग्रंथि में दिक्कत होने लगती है, फिर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, भ्रूण को सही से पोषण नहीं मिल पाता है, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। आयोडीनहीनता विकार ऐसी अशक्त अवस्थाओं को दर्शाते हैं जो आयोडीन को आहार द्वारा अपर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने के कारण भ्रूण से लेकर प्रौढ़ावस्था तक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन अपर्याप्त बनता है। तो आयोडीन के कारण क्या होता है, थायराइड हार्मोन अपर्याप्त बनता है, इसलिए सबको थायराइड भी हो जाता है, जिसका संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और यह बहुत बड़ा थायराइड ग्रंथ गलगंड कहलाता है, जो आयोडीनहीनता की अभिव्यक्ति है। अब बच्चों में जो बच्चे होते हैं वो क्रेटिनिज्म के रूप में प्रकट होता है। तो बच्चों में अगर क्रेटिनिज्म बीमारी का पूछ ले कि क्रेटिनिज्म बीमारी किससे होती है, तो वो विटामिन किससे होती है, विटामिन ए से। किससे होती है, कमेंट करके बताइए। नहीं, विटामिन ए से नहीं होती है, आयोडीन से होती है। तो क्रेटिनिज्म बीमारी किससे होती है, आयोडीन से होती है, और यह बच्चों में होती है। थायराइड ग्रंथि जब बढ़ जाती है आयोडीन की कमी से, तो बढ़ा हुआ थायराइड ग्रंथि क्या कहलाता है, वो गलगंड का या ग्वाइटर का रूप ले लेता है, जो कि बड़ों में होता है। और थायराइड की कमी से बच्चे विशेष रूप से भ्रूण के मानसिक मंदन और जन्मजात विकृति के भी रूप में सामने आते हैं। आयोडीनहीनता विकार विश्व का 13% जनसंख्या को प्रभावित करता है, लगभग 30% इसका खतरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें लाइन वाइज लाइन आप लोग एनसीईआरटी का याद करके रखे रहिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। विटामिन ए की कमी और संक्रमण का दुष्चक्र। तो कमी होगी तो संक्रमण के लिए अधिक संवेदनशीलता होगी, रतौंधी हो जाएगी, अंधापन हो जाएगा, शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी। फिर उससे क्या होती है, विटामिन ए की कमी की अधिक क्षति होने लगती है। अब आइए देखते हैं कि पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए कार्यनीतियाँ और हस्तक्षेप, क्या क्या कार्यनीतियाँ सरकार द्वारा बनाई गई हैं कि हमें पोषण से कैसे निपटने चाहिए। जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जो हमें विकार हो रहे हैं वो उससे हम कैसे निपटें, ये सब सारी चीज़ें, प्रोटीन ऊर्जा पोषण की कमी से हम कैसे निपटें, इसके लिए क्या क्या कार्यनीतियाँ बनी हैं, आइए उसको हम लोग अब आगे देखते हैं। वैसे भी भारत पोषण का दोहरा बोझ उठा ही रहा है, अति पोषण और अल्प पोषण। पहले तो अल्प पोषण की समस्या थी कि उसी से निपटना था, अब तो अल्प पोषण की भी समस्या हो गई है। कुपोषण की समस्या राष्ट्र के लिए शर्म का विषय है। मैं राष्ट्र से अनुरोध करता हूं कि शपथ लें और 5 वर्षों में कुपोषण के उन्मूलन के लिए कड़ा प्रयास करें। पोषण संबंधी समस्याओं अन्न ए एवं बी का समाधान करने के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ये किसने कहा था, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा था। अब आइए देखते हैं, वर्तमान सरकार समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही है। पोषण अभियान या समग्र पोषण के लिए पैमाने की
पीएम की व्यापक योजना मार्च 2018 में झुंझुनू राजस्थान से शुरू की गई थी। तो पोषण अभियान कब से शुरू किया गया था? तो पोषण अभियान पोषण अभियान 2018 से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? राजस्थान से शुरू किया गया था। और राजस्थान के किस जिले से शुरू किया गया था? तो जिला क्या था? झुंझुनू जिला था। यह विभिन्न पोषण संबंधी समस्याओं के अभिसरण सुनिश्चित करके अल्पपोषण और अन्य संबंधित समस्याओं को स्तर को कम करने का लक्ष्य रखता है। यह स्टंटिंग, कम पोषण, एनीमिया, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच और कम जन्म दर को भी लक्षित करता है। ऐसी योजनाएं सभी योजनाओं को कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करेगा। इसके बड़े घटक देश के सभी जिले में 2022 तथा क्रमिक स्केलिंग अप शामिल है। पोषण अभियान 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति का सुनिश्चित करने के लिए बहुमंत्रीय अभिसरण मिशन है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि इसका लक्ष्य 2022 तक है। 2018 में शुरू किया गया था, राजस्थान के झुंझुनू जिले से शुरू किया गया था। पोषण अभियान कब आया था? तो पोषण अभियान आया था 2018 में। और ये किसके लिए आया था? तो ये इसका जो लक्ष्य था वो स्टंटिंग को कम करना, कम पोषण, एनीमिया को कम करना, एनीमिया जैसे छोटे बच्चे, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच और कम जन्म दर को भी लक्षित करता था। और पोषण अभियान का उद्देश्य प्रमुख आंगनबाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार और उच्चतम कुपोषण भार को कम करने के चिन्हित जिलों में स्टंटिंग को भी कम करना। इसका उद्देश्य आंगनबाड़ी सेवा वितरण की गुणवत्ता, गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए समग्र विकास और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय MWCD प्रथम वर्ष में 315 जिले में पोषण अभियान लागू कर रहा है। दूसरे वर्ष में 235, तीसरे वर्ष में शेष जिले में शामिल किए जाएंगे। बच्चों के पोषण की स्थिति 0 से 6 वर्ष की आयु और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई योजनाएं लागू होती हैं। इनके बावजूद देश में कुपोषण और संबंधित समस्याओं का स्तर अधिक तो ये यहाँ देखिए मेन पॉइंट यहाँ से ये रहा कि महिला और बच्चों के लिए 300 प्रथम वर्ष में यानी 2018 में 315 जिलों में पोषण अभियान लागू कर रहा है। दूसरे वर्ष में 235 जिले में, तीसरे वर्ष में शेष जिले शामिल किए जाएंगे। और बच्चों के पोषण की स्थिति क्या है? 0 से 6 वर्ष की आयु है। और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई योजनाएं लागू होती हैं। इसके बावजूद में देश में भी कुपोषण का स्तर अधिक है। आप लोग समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। तो NCERT की ये सारी लाइन को याद रखिएगा। आगे देखिए, अब देखिए कोई कमी हो नहीं रही है पोषण स्तर में, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरी योजनाओं को भी उस योजनाओं में जोड़ने की इनको आवश्यकता है। मजबूत अभिसरण तंत्र अन्य घटकों के माध्यम से पोषण अभियान तालमेल बनाने का प्रयास करेगा। लक्ष्य पहला क्या है? लक्ष्य 0 से 6 वर्ष आयु समूह के सभी संवेदनशील बच्चे और सभी गर्भवती महिलाओं और सभी दुग्धपान कराने वाली माताओं के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं सुनिश्चित करना। ठीक। दूसरा क्या है? आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण, जैसे नमक का आयोडीन द्वारा प्रबलीकरण होता है यानी फूड फोर्टिफिकेशन करना। महिलाओं के सहयोगी से देश और स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल से कम कीमत वाले पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना और उन्हें लोकप्रिय बनाना। ये तीसरा था। चौथा था संवेदनशील वर्गों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर नियंत्रण लाना, जैसे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दुग्ध पान कराने वाली माताओं में लौह तत्व, विटामिन, फॉलिक और आयोडीन की कमी, इसको क्या कराना? उपलब्ध कराना।
या उसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है वो नियंत्रण लाना। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पे नियंत्रण तभी ला पाएंगे जब ये फूड फोर्टिफिकेशन करेंगे, ताकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सके। जैसे नमक में आयोडीन मिला दिया तो क्या हो रहा है, आयोडीन की कमी को पूरा हो रहा है। अनाजों में फोलिक एसिड डलवा दे रहे हैं, विटामिन डी डलवा दें, तो लौह तत्व डलवा दें, तो इनसे क्या हो जाएगा कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाएगी। आइए देखते हैं, अप्रत्यक्ष संस्थागत और ढांचागत परिवर्तनों द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष नीतियाँ क्या क्या थीं। तो खाद्य सुरक्षा पहला था, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना अर्थात भोजन उपलब्ध में सुधार करना। दूसरा था पोषण की दृष्टि से पोषण तत्वों से युक्त पदार्थ की उपलब्धता को सुनिश्चित करके आहार पद्धति में सुधार लाना। तीसरा था रोजगार परक योजनाओं और जन वितरण प्रणाली भूमि सुधार लागू करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में सुधार करके खाद्य पदार्थों में मिलावट रोककर मीडिया को सम्मिलित करके आधारभूत पोषण की जानकारी देकर पोषण कार्यक्रमों की निगरानी करके महिलाओं शिक्षा के साक्षरता के स्तर में सुधार करके समाज को भागीदारी से ग्रामीण और शहरी गरीबी को कम करना। तो ये इनकी ये सारी कार्यनीतियाँ थीं, योजनाएं थी। जो ये अप्रत्यक्ष थी, प्रत्यक्ष आप लोग को पता है कि 0 से 6 वर्ष के लिए थी और ICDS योजना चालू की गई थी और फूड फोर्टिफिकेशन का काम किया गया था। तो ये सारी चीज़ें विभिन्न नीतियाँ थी जिनका उपयोग जन पोषक समस्याओं से जूझने के लिए किया गया था। पहला था आहार अथवा भोजन आधारित कार्यनीतियाँ, दूसरा था पोषण आधारित दृष्टिकोण अथवा औषधीय दृष्टिकोण। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, इसको बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा बस ऐसे सरसरी तौर पे। देखिए यहाँ पे सारे चित्र लगे हुए हैं। ये देखिए विटामिन ए की कमी से होने वाला बच्चा है। हाँ ये देखिए, इसको ज़रूर से याद रखिएगा। विटामिन ए के अच्छे स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये TGT 2026 4 जून में क्वेश्चन बना था। यहाँ से 4 जून का क्वेश्चन है, विटामिन ए के अच्छे स्रोत कौन कौन से होते हैं। पीले, हरे और नारंगी रंग के फल तथा सब्जियाँ। क्वेश्चन ने पूछा था पीले, हरे, नारंगी रंग के फल तथा सब्जियाँ से कौन से विटामिन में मिलते हैं या कौन से विटामिन में होते हैं। विटामिन ए, डी, सी ऐसा करके ऑप्शन दिया था, तो विटामिन ए में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना था 2026 में 4 जून वाले पेपर में होम साइंस के। आइए देखते हैं, अल्प पोषण को कम करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप। तो पहला क्या है हस्तक्षेप, पोषण पूरक। तो उसके लिए क्या करना है, डॉक्टरी उपचार, रोकथाम, विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए कार्यक्रम चलाना। समयबद्ध लाभ क्या रहेगा, दीर्घोपयोगिता यानी दीर्घ उपयोगिता रहेगी। दूसरे उपायों से अधिक महंगे। इसकी ये चुनौतियाँ या हानियाँ हैं। पोषण पूरक की कार्य क्षेत्र का सीमित लक्ष्य है। दूसरा क्या है, पुष्टिकरण भोजन। तो इसके जो उचित है वो क्या है, रोकथाम सार्वभौमिक सभी के लिए। और लाभ क्या है, बहुत अधिक प्रभाव दीर्घोपयोगी। और इसकी खामियां क्या हैं या हानियां क्या हैं, तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हानियां हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा।
आहार विविधता किसके लिए चाहिए, तो इसके लिए लाभ क्या हैं, तो बहुत अधिक मूल्य, सारी चीज़ें। हानियाँ ये हानियाँ हैं आहार विविधता की। अच्छा, आइए देखते हैं कि हम लोग सूची नहीं बनाएंगे, हम लोग देखते हैं कि एक ICDS योजना क्या है। यानी ICDS एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ये किसके लिए, यह प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और विकास के लिए विस्तारित कार्यक्रम है। इसमें कौन कौन से लोगों को सेवा प्राप्त होती है, तो इसमें गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताएं, शिशु और 6 साल तक के छोटे बच्चे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ICDS योजना कब बनी थी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किसी भी कमेंट का आंसर आप लोग नहीं देते हैं, यानी आप लोग को जानना ही नहीं है कि हमें योजना कब बनी थी, कैसे बना था। कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं, आप लोग कोई गलत सही जो भी पता है आंसर दिया कीजिए। अगर नहीं पता है तो हम उसको अगले वीडियो में बताएंगे तो सही। आइए, पोषण के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्या होती है, तो स्वास्थ्य एक मूलभूत मानव अधिकार या सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराए। स्वास्थ्य देखभाल केवल डॉक्टरी देखभाल नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी सेवाएं सम्मिलित हैं जिन्हें स्वास्थ्य को कायम रखना, निगरानी करना और स्वास्थ्य लाभ में सहायक होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रही है, मेरी पेन उसी पे चल जा रही है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों पर होता है। कौन कौन से स्तर होते हैं, प्राथमिक स्तर होता है, द्वितीयक स्तर होता है और तृतीयक स्तर होता है। प्राथमिक स्तर पर कौन करता है, व्यक्ति, परिवार या समुदाय स्वास्थ्य पद्धति से प्रथम संपर्क का स्तर होता है। ठीक, यह देश में ये सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC के नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो स्वास्थ्य देखभाल कितने स्तर पे होता है, तो स्वास्थ्य देखभाल भारत में 3 स्तर पर होता है। इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा, प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर व्यक्ति, परिवार या समुदाय का स्वास्थ्य पद्धति से प्रथम संपर्क का स्तर होता है। हमारे देश में ये सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC के नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा स्तर क्या होता है। द्वितीय स्तर पर अधिक जटिल समस्याओं का निराकरण जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किया जाता है। तो पहला में क्या होता है, PHC होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। और तृतीय स्वास्थ्य देखभाल तीसरा उच्चतम स्तर है। यह अधिक जटिल समस्याओं को सुलझाता है जिन्हें पहले प्रथम स्तरों पर नहीं सुलझा सकता। तृतीय स्तर का स्थान मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, विशिष्ट अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्थान होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये पोषण मूल्यांकन का कार्यक्षेत्र है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं, सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ परिस्थितियों में कार्य कर सकता है या किस क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। तो अस्पतालों द्वारा रोकथाम और संबंधन तथा शिक्षा के लिए किए जाने वाले विस्तारित कार्यक्रमों में भाग लेने के रूप में शैक्षिक योग्यता और विशेषज्ञों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाओं में भाग लेने में सरकारी स्तर पर परामर्शदाताओं, सलाहकारों,
के रूप में अथवा नीति निर्धारण समितियों में सरकार के सारे विकासात्मक कार्यों जैसे यूनिसेफ, NGO, USAID, GNI, पोषण इंटरनेशनल, IFPRI और अन्य कार्य के रूप में राष्ट्रीय क्षेत्रीय संस्थाएं एक पोषक विशेषज्ञ सह उनके संस्थाओं के साथ भी हो सकता है। पोषण विशेषज्ञ अथवा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विद्यालय के रूप में वे कमजोर समूहों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित कॉर्पोरेट CSR कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। तो यह सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ किन क्षेत्रों या परिस्थितियों में कार्य कर सकता है, तो ये है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ये रहा तीसरा चैप्टर जन पोषण तथा स्वास्थ्य का। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। इसके बाद ही वो वीडियो भी पड़ेगी क्वेश्चन वाली। आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर अभी ये जो कॉन्सेप्ट वाला क्लास पढ़े हैं इसके साथ साथ वो 50 क्वेश्चन होंगे। हर चैप्टर के बाद 50 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। UPT, GT, PGT, LT, GIC, DET, SSSB जिसमें भी NCERT के क्वेश्चन फंसते हैं सारे में बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए ही। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आप लोग को अपलोड कर रही हूँ, चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ, लाइन टू लाइन आप लोगों को देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों के लिए भलाई के लिए है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक भी किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डेली इस चैनल पे ये वीडियो पड़ेंगी और क्वेश्चन वाली सीरीज़ तो ज़रूर ही देखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना क्वेश्चन के आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं या इस लेसन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी इस वीडियो के बाद आप लोग को वो क्वेश्चन वाली वीडियो भी मिल जाएगी, आप लोग उसको भी ज़रूर से देखिएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर किया कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट किया कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।